कैसे हो भैया? कैसे हो जवान खून? Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून भाई. स्टीव रॉजर्स, कैप, हाउ आर यू? Fine, sir. एंड हाउस Trisha Patel? Sir, fine. उई जलज. कैसा है? अच्छा हूँ सर. निधि, अमान, झलक. अमान, क्या हाल चाल है बेटा? थोड़ा जोश है शरीर में या नहीं है? तो जोश बाहर निकालो ना, जोर से चिल्लाओ एक बार. वो झलक कैसे हो बेटा? हाउ आर यू? Yes, sir, fine. फाइन. अच्छा. ठीक है. सो फिजिक्स शुरू करें आज. फिजिक्स शुरू करें. तो मैथ्स है ना? आई वाज वेटिंग कि कोई बोले ऐसा. ठीक है गाइस, तो आज मैथमेटिक्स की क्लास है. क्लास 11th की फर्स्ट क्लास है मैथमेटिक्स की. और आपको याहिया सर पढ़ाएंगे, याहिया कालूड़ी सर. जो बच्चे नहीं जानते हैं याहिया सर को, उनके लिए मैं उनका छोटा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. रेस्ट याहिया सर विल टेक केयर. सो याहिया सर एक्स इंजीनियर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, HPCL में. बहुत ही नामी गिनामी कंपनी है इंडिया के अंदर में. एंड सर ने जब एग्जाम दिया था IIT का, तो सर के 99.98 परसेंटाइल आए थे. सो 99.98 परसेंटाइल मीन्स कि 99, अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं तो 99.98 स्टूडेंट्स उनसे नीचे है. सर वाज इन द टॉप 0.02 परसेंटेज. तो जो टॉप में भी टॉप होते हैं उसमें सर रहे हैं. एंड बाकी इंट्रोडक्शन सर आपको दे देंगे थोड़ी देर में. मेरे को एक क्विक फीडबैक चाहिए आप लोगों से. अब तक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास हुई है, क्विक, बहुत मतलब चुटकियों वाला एक फीडबैक हो जाए कि अब तक ठीक है, कैसा नहीं है कुछ. ठीक है. सर फिजिक्स तो अच्छा था, केमिस्ट्री अटेंड नहीं किया था मैंने. केमिस्ट्री तुमने अटेंड नहीं किया था. आई सॉ दैट. यस. इट्स ओके, बिकॉज तुम्हारी तबीयत भी खराब चल रही है, तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं. सर वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा. हाँ, वो बैकअप क्लास भी लगवा देंगे हम लोग, ऐसा होगा तो. सो अच्छा, वो ठीक है. और एक मुझे चीज बोलनी थी बच्चों, कि आप लोगों ने बुक्स खरीद ली है? बुक्स के बारे में सोचा है अभी तक या नहीं सोचा है? सर वो स्कूल से पूरी लिस्ट भेजेंगे तो सब साथ में खरीदने वाले, ऐसा सोच रहा हूँ मैं. अच्छा. अभी किसी के स्कूल से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया बुक्स के लिए? नहीं. देखो, NCERT की बुक्स तो हमको एज इट इज खरीदनी पड़ेंगी ही, वो तो खरीदनी है ही. तो मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट अभी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की NCERT तो खरीद ही लो. वो तो आपको एज इट इज रखनी है, उसी में से पढ़ना है आप लोगों को. फिजिक्स में जो रिफ्रेशर्स मैंने बताई हैं, कुछ टाइम के बाद आपके जो स्कूल के टीचर है वो भी सेम सजेस्ट करने वाले हैं. तो बेटर है कि पहले से खरीद के रख लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो, बुक से रिलेटेड. एंड वन मोर थिंग इज, क्या स्कूल ने कुछ ऐसा सोचा है कि वेकेशन वगैरह देना है कि नहीं देना है बच्चों को? है या अभी चल रहा है? तो तुम्हारा किस की क्लासेस शुरू हो गई है? हाँ जलक. सर नहीं तो आज नहीं, कल से स्टार्ट होगी. कल से स्टार्ट होंगी? यस सर. ओके. हमारा आज क्लास हुआ लेकिन हाँ. कुछ पढ़ाया नहीं, क्योंकि सिर्फ 6 स्टूडेंट्स आए थे. अच्छा. चलो, बहुत बढ़िया. ठीक है. उस हिसाब से हम लोगों ने काफी सही टाइम पे शुरू कर दिया है. एंड लास्ट थिंग इज कि एक मैंने ग्रुप के अंदर फॉर्म भेजा है. बडी प्रोग्राम जो हम लोग चलाते हैं, इनफैक्ट दिस बडी प्रोग्राम इज एक्टिव इन IITs आल्सो. वहां पर भी ये काफी ज्यादा एक्टिव होता है. और इसमें कैसा रहता है कि लाइफ टाइम के लिए हम लोग एक मेंटर को चूज करते हैं जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को टेक केयर करेगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से ना रिलेटेड हो. कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है बीइंग अ स्टूडेंट किसी के साथ शेयर करनी चाहिए आपको, आप मदर फादर के साथ नहीं शेयर कर पाते हो या दोस्तों से नहीं शेयर कर पाते हो, जनरली समथिंग हैपेंस,
कुछ ऐसी बातें होती है जो हम लोग नहीं शेयर करते हैं अपने दोस्तों से भी, वो आप किसी भी मेंटर से किसी भी टाइम पे शेयर कर सकते हो एंड दे विल गाइड यू एनी टाइम। हमेशा वो तैयार रहेंगे आपकी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो लेट्स गो विद दैट प्रोग्राम। और वो फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गाइस फिल कर लो, टेक अ डिसीजन एंड बहुत जल्दी वो फॉर्म फिल करके मुझे सेंड कर दो, सो दैट बाकी चीजें मैं प्रोसेस में डाल देता हूँ आगे से फिर आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो विद दिस फोड़ते हैं यार, जेई नीट वीट जितने भी एग्जाम्स है सबको फोड़ते हैं और जिंदगी जीते हैं अपने मजे से। स्कूल को ना एंजॉय करते हैं हम लोग, पढ़ाई को भी एंजॉय करते हैं और साथ साथ में मस्ती भी करते रहेंगे। सो विद दैट मोटिवेशन लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओवर टू यू याहिया सर। Hello everyone. Am I audible? यस सर। Yes, sir. ओके बढ़िया। तो सबके नाम तो देख ही रहा था मैं, अमान, हेत है, जलज है, फिर झलक है, नेत्रु वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन से। बहुत आसानी से जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गुड आफ्टरनून गुड ही है सब कुछ। अब यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन देखेंगे तो और गुड हो जाएंगे। सो स्क्रीन शेयर कर देते हैं, 1 मिनट। ओके, तो दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? करियर लॉन्चर ट्यूशंस दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो सारे लोगों को दिख ही रहा है कि अब हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं। केमिस्ट्री आपका कृति मैम ने ले ही लिया है, रोहन सर भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन सर ने ऑलरेडी किया ही होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। यहाँ पर सारे IIT IIM वगैरह से है, और यहाँ पर आपका जो गोल है वो ये गोल अचीव करके आए हैं। और अब हमारा जो टीम का मोटिव है वो ये है कि हमने जो अचीव किया है वो मास में लोग अचीव करें, मतलब में ज्यादा से ज्यादा लोग अचीव करें। यहाँ पर नेत्रपाल सर को तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते ही हो। इरफान सर IIT बॉम्बे में, और IIT बॉम्बे में इन्होंने काफी टाइम गुजारा है, काफी टाइम रहे, इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है IITs वगैरह का। और MS बाय रिसर्च, MS क्या है इन्होंने, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से इन्होंने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया है। नेत्रपाल सर को तो आप जानते ही, क्या ही मैं इंट्रोडक्शन दूं, उन्होंने बल्कि मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स की टीम है। मैथमेटिक्स में आप कुंदन सर को तो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते ही होंगे, क्योंकि आपने इनके पास पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना कुंदन सर के पास? तो हाँ सर। ओके, सो यहाँ पर आपने कुंदन सर के पास तो पढ़ा ही है। यहाँ पर थे तो कुंदन सर के पास तो पढ़ा है, लेकिन मेरे पास तो नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। लेकिन करियर लॉन्चर में मैं काफी टाइम से हूँ, और अभी यहाँ पर मुझे मौका मिला है 11th स्टार्ट को डील करने का। तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता ही है यार, बार बार मैं एक ही चीज नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या क्या आने वाला है ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा गोल क्या है यार, सबका गोल बता दो क्या है भाई? 11th स्टैंडर्ड के बाद आपका गोल क्या है? कोई एक आध भी बोलेगा तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि मास का क्या वो है थिंकिंग। IIT JEE क्रैक करना। IIT JEE क्रैक करना, ये जो वर्ड है क्रैक, कैन यू डिफाइन द वर्ड क्रैक? क्रैक का मतलब क्या होता है? पास आउट करना। हाँ, पास आउट करने का मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। पास आउट यानी क्रैक करना मतलब कि कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है। कट ऑफ क्लियर करने से टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला खास, ठीक है। IIT में जाने के लिए ऊपर टॉप के अंदर आना पड़ेगा, यानी बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कट ऑफ क्लियर करने से हो सकता है आप NIT में चले जाओ, बट IIT में जाने के लिए NIT वाले बच्चों से भी ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपको भी पता है, हमको भी पता है, बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि आपका गोल क्रैक करना नहीं होके टॉप करना होना चाहिए। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या है पता है, दिमाग से बात करें तो हम एक दिमाग को सिग्नल देते हैं। अब जब आपने दिमाग को सिग्नल दे दिया क्रैक करने का, तो अब जब आपने दिमाग को क्रैक करने का सिग्नल दे दिया तो आपके दिमाग में वो क्रैक करने के रिलेटेड ही चीजें आती रहेंगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को, अपने दिमाग को टॉप करने का सिग्नल दे दिया,
तो आपके दिमाग में टॉप करने वाली चीजें आती रहेंगी। आपको ये होगा कि यार मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना है ताकि मैं प्रैक्टिस से बहुत अच्छा बन पाऊं, क्योंकि मुझे टॉप करना है। अगर आपने क्रैक वाला सिग्नल अपने दिमाग को दिया है, क्रैक वाला कि मुझे क्रैक करना है, तो क्रैक में क्या होता है भाई, 105 मार्क्स लाने या बहुत बहुत तो 115 में आपका हो जाएगा क्रैक। ठीक है, लेकिन क्रैक से क्या होगा, क्रैक से सिर्फ क्रैक ही होगा, लाइफ में भी क्रैक होगा, एग्जाम भी क्रैक हो जाएगी, लेकिन टॉप से लाइफ में भी टॉप होगा और एग्जाम में भी टॉप होगा। तो यहाँ पर मेरी मेंटालिटी समझ में आ रही है कि मैं आपको कौन से लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। और ये बहुत ही आसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही आसान है। बस इसको हमने क्या बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के देखा है आईआईटी वगैरह को। ठीक है, आईआईटी वगैरह को बड़ा चढ़ा के इसलिए देखा है क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। बट क्योंकि अभी प्रेजेंटली बात करें तो सीएल के अंदर हमारे पास बेस्ट टीम है, सारे लोगों ने वो चीज देखी है जो आपका गोल है, यानी कि आईआईटीज, और उसमें रहकर आए हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैटर करेंगी। तो मेरे हिसाब से आपको हर एक सब्जेक्ट में जो भी गाइड कर रहा है वो प्रॉपरली आपको आईआईटी वगैरह के लिए ही गाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो कंसिडरेशन है, उनके जो सजेशन है, उनको सुनना चाहिए ध्यान से। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर हमारे पास क्या है, 16 चैप्टर्स है। ये 16 चैप्टर्स में से मान लो कि बहुत कम जेई में आए, 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेमेस्टर है, 11th स्टैंडर्ड, लेकिन जो जो आएगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा दौरान जब हम सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, इंडिविजुअल टॉपिक का वेटेज पता चल जाएगा कि किस पॉइंट से कितना वेटेज आईआईटी जेई में आता है, जेईई मेन में आता है, जेईई एडवांस में आता है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आप अभी जस्ट एंटर हुए हो, तो वो बर्डन दिमाग पे नहीं लो। वो बर्डन दिमाग में आप हो सकता है एक सेमेस्टर के बाद लेना, कोई बात नहीं, बट अभी मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जितना भी आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए वो सारा का सारा यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। और घर पर जो आप करोगे वो प्रैक्टिस करोगे, घर पर जो आप करोगे वो प्रैक्टिस करोगे। आपके डाउट सारे के सारे जो भी हो, सिली डाउट हो, बड़े डाउट हो, छोटे डाउट हो, बिना झिझक, ठीक है, बिना आप किसी बात को सोचे हुए आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको बोलने का भी यहाँ पर अधिकार है, लिखने का भी अधिकार है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे समझा दी। तो ये हमारे पास 16 चैप्टर है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, और ये चैप्टर्स में से कुछ नए होंगे और कुछ 10th या 9th पर डिपेंडेंट हो गए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, ठीक है। और उसमें से आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई गेस करेगा क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो एक आंसर है मेरे पास, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज एक आंसर है और एक ये आंसर है। ओके, सो दो आंसर हैं, कोई बात नहीं। तो ये तो मैंने सिर्फ इसलिए गेस करने का कहा था ताकि ऐसे ही मतलब आपको पता चले। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डेफिनेटली, ठीक है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने 9th या 10th में ध्यान भी नहीं दिया, जो कि आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह आ चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ऐसे फ्रेश कंटेंट के साथ देखेंगे कि सारे लोगों को पता चल जाए, ठीक है, सारे लोगों को पता चल जाए, आइडिया आ जाए कि कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ, जो कि है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको हर बार दिखेगा यार, प्रोबेबिलिटी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका, ये आपको हर बार आएगा। और प्रोबेबिलिटी में मास्टर होना जरूरी है यार, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक दिमाग का खेल है, ये सभी लोगों का काम नहीं है। प्रोबेबिलिटी दिमाग का खेल है और दिमाग का खेल ही अब यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि अब हम आ गए हैं प्योर कंपटीशन में। 10वीं तक तो ठीक था यार, मार्क्स लाने हैं और मार्क्स ऐसे लाने हैं कि भाई हम टॉप कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो टॉप करने की या अच्छे मार्क्स लाने की बात आएगी वो रिलेटिव आएगी। रिलेटिव का मतलब ये है कि अगर आप दूसरे से ऊपर हो, तो आप टॉप कर रहे हो, ठीक है। अभी तक क्या था भाई, अभी तक क्या था, आप दूसरे से ऊपर हो तो टॉप कर रहे हो। ये था कि भाई आपने 95 मार्क्स लेकर आए तो इसको अच्छे माना जाता था ना, इसको अच्छे माना जाता था, 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। बट अगर अब यहाँ कंपटीशन में क्या होगा पता है, आपके 97 भी मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100, बट अगर आपके आगे ये 3 मार्क्स के अंदर लाखों लोग हो सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है भाई, लाखों लोग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये 97 को भी बेटर नहीं माना जाएगा,
क्योंकि रिलेटिवली तो आप पीछे हो ना, रिलेटिवली तो आप पीछे हो। तो अब कंपटीशन की तरह सोचना है यहाँ पर सारी चीजों को, ठीक है, मार्क्स के कंटेंट में नहीं सोचना है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि 55 आउट ऑफ 100 इज गुड, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि अब यहाँ पर वो रिलेटिव रिजल्ट है। अब 55 आउट ऑफ 100 तो हो सकता है कि 55 सिर्फ और सिर्फ आपके ही हो, बाकी के सारे लोग 50 के भी नीचे हो, तो रिलेटिवली आप ऊपर हो। तो ये रिलेटिवनेस को समझना, क्योंकि कंपटीशन के अंदर यहाँ पर जो कंपटीशन होगा वो रिलेटिवली होगा, और अभी तक 10वीं तक आप जो कर कर आए वो इंडिविजुअल ही था, ठीक है। क्लास के अंदर कितने लोग थे, बहुत बहुत तो 50 हो गए, बहुत बहुत तो 100 हो गए, कितने हो गए, बट अब यहाँ पर हम पूरे इंडिया से फाइट करने जा रहे हैं, और इसमें कोई शर्माने वाली घबराने वाली बात नहीं है। हाँ यार, फाइट करेंगे तभी तो हमें आइडिया आएगा ना, फाइट करेंगे, क्योंकि अब ये तो एग्जाम के अंदर फाइट है, लाइफ के अंदर भी कभी कभी फाइट करनी पड़ती है। तो ये यहाँ से हम थोड़े बोल्ड बनेंगे, यहाँ मजबूत बनेंगे, दिमाग से भी और मन से भी। चलो, तो अब यहाँ पर रिफर क्या करें भाई, हमें फाइट की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना यार, बिना तैयारी के फाइट में कैसे जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा हथियार होगा वो है NCERT। सबसे पहला हमारा जो हथियार होगा वो है NCERT। पूरी की पूरी भाई, पूरी की पूरी, ये तो मैथ्स के लिए करना ही चाहिए भाई। मैथ्स के लिए ये मान लो कि एक बाइबल है, ये ऐसा ग्रंथ है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। यानी कि NCERT के अंदर जितने एग्जाम्पल है, जितने एक्सरसाइज है, वो सारे के सारे बढ़िया लेवल पर आपके क्लियर होने चाहिए, और यहाँ से आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी होगी, और JEE वगैरह के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बट वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11th, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप 10th में ऐसा करते हो कि NCERT का कुछ तो कुछ हिस्सा कर लेते हो, लेकिन अब यहाँ पर 11th में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार पूरी की पूरी इसको पी जानी है, ठीक है, पूरी की पूरी इसको पी जानी है। अब पी जाने का क्या मतलब है, क्या इसको रट्टा नहीं मारना है। मैथ्स में तो रट्टा मारने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, सारी बातें लॉजिकल होगी या फॉर्मूला बेस्ड होगी, रट्टा मारने की बिल्कुल भी इसमें नीड नहीं है। तो NCERT का टेंशन लेना मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे इसके कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बात करें दूसरी किताब की, RD शर्मा क्लास 11, नाम सुना है भाई, किसी ने नाम सुना है? हाँ सर। नाम तो सुन लिया है, क्यों सुना है नाम, क्योंकि ये पहले भी आता था क्या? हाँ हाँ सर। किधर आता था, 10th में भी आता था RD शर्मा। हाँ ठीक है, तो काफी है, जैसे 11th के लिए भी है, इसके अंदर भी काफी अच्छा आपको कंसेप्चुअल बैकग्राउंड वगैरह मिल सकता है न्यूमेरिकल अप्रोच के द्वारा। उसके बाद है RS अग्रवाल क्लास 11th, ये भी काफी पॉपुलर बुक है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स बाय वाईके, ठीक है। नोट्स बाय वाईके, वाईके का मतलब क्या है भाई, वाईके का मतलब है याह्या कलोडी, ठीक है। मेरा नाम और मेरी सरनेम काफी यूनिक है दोनों, सरनेम का तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्यों इतनी यूनिक है, लेकिन नाम का मुझे पता है। तो मेरे नाम का मतलब है लाइफ, जिंदगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये अप्रोच को बताने वाला हूँ कि लाइफ के अंदर सारी चीजें एक ही बार आती है भाई, लाइफ के अंदर सारी चीजें एक ही बार आती है। आपके पास 11th स्टैंडर्ड आया, ये आपके पास एक ही बार है, अनलेस कि आप फेल हो जाओ, अनलेस कि आप फेल हो जाओ। बट क्योंकि आप इतने लकी हो, इतनी अच्छी टीम के साथ पढ़ने वाले हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें से फेल होगा। तो अब यहाँ पर यही मानकर चलते हैं कि आपके पास 11th स्टैंडर्ड एक ही बार है। अब जब 11th स्टार्ट आपकी लाइफ में एक ही बार है, सोचो 11th स्टैंडर्ड आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार है, एक ही बार आने वाला है। तो क्यों ना ये जो एक बार मौका मिला है इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। इसको अच्छे से यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड के रिलेटेड आए वो हम अच्छे से सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसको लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, ऐसे भी चीजें आने वाली हैं। अब आप सोचोगे यार क्या पढ़ाई की ही बातें करते हो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 11th स्टैंडर्ड आपके पास एक ही बार है, तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो भी कहाँ करनी है भाई, 11th के अंदर ही करनी है एक्स्ट्रा चीजें। उसके बाद 12th है, ठीक है, 11th 12th सिर्फ लाइफ में एक ही बार है। तो अब जब अब हायर एजुकेशन के अंदर आप चले गए हो, हायर सेकेंडरी, ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो भी लाइफ के अंदर करना है वो इसी में कर लेना, फिर तो कॉलेज लाइफ। और लोग ये मत सोचना कि भाई 11 और 12 में ध्यान देके पढ़ लो फिर कॉलेज में तो आराम ही आराम है। ये सबसे बड़ा मिथ है भाई। मैं सबसे बड़ा मिथ आपका यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। जो लोग आपको सुनाएंगे, जो लोग आपको बोलेंगे, हो सकता है वो कभी उन्होंने कॉलेज गए ना हो, ऐसे भी लोग आपको बोले, क्या बोलेंगे, 11वीं और 12वीं में ध्यान दे दो, फिर कॉलेज में तो मजे ही मजे भाई। ये काफी गलत बात है भाई। 11वीं और 12वीं में ध्यान भी देना है और मजे भी करने हैं, ठीक है, दोनों बातें करनी है। ध्यान भी देना है और मजे भी देना है। और इसका इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज में मजे नहीं है, कॉलेज में मजे है, लेकिन कॉलेज में सजा भी तो है भाई। कॉलेज में भी काफी टफ लाइफ होगी अगर आप आईआईटी वगैरह में जाते हो, ठीक है। आप सीधी सारी सिंपल कॉलेज में जाते हो तो वहां पर करिकुलम ठीक ठाक होगा और सिर्फ एग्जाम पर फोकस होगा, लेकिन आईआईटी में ऐसा नहीं है। आईआईटी में काफी अच्छे सिंसियर लोग वगैरह है, फैकल्टीज भी ऐसी है। और वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है, वहां पर जो क्राउड है ना, क्राउड मतलब जो दूसरे भी स्टूडेंट आने वाले हैं, उनका भी आईक्यू लेवल काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है। उनका भी आई तो उनसे ही आपस में ही आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तो मेरा यही सजेशन है कि भाई आपके पास जो भी लाइफ में आ रहा है एक ही बार आ रहा है, जब एक ही बार आ रहा है तो क्यों ना उसे हम 100% पोटेंशियल के साथ ट्राई करें। 100% पॉसिबल तो नहीं है बट एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो ये हो गए नोट्स बाय वाईके। तो हम वाईके पे चले गए, नोट्स की तो बात ही नहीं की। तो ये यहाँ पर सारे जो नोट्स है ना, देखो यार यहाँ पर जो नोट्स मैंने लिखा है, नोट्स का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज मैं लिखवाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो कि आपको जेईई में काम आने वाली है या तो फिर बोर्ड के अंदर ज्यादा मार्क्स आने में काम आने वाली है, वो मैं हाईलाइट कराऊंगा। तो वो आपको ध्यान से नोट डाउन करना है और वो मैं आपको बता ही दूंगा कि भाई इसको तो आप नोट डाउन करके रखो, और उसका ब्रेक डाउन भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। लेकिन मैं इसलिए बता दिया ताकि आपको पता चले कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सीरियसली उसको सही में नोट डाउन करना है, क्योंकि वो फिर कहीं नहीं मिलेगा, वो फिर कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। उसके बाद है हमारे पास सीएल मटेरियल। भाई सीएल मटेरियल के अंदर आपके पास सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट है, क्विज है, ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह सारे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आपकी कभी टेस्ट ली जाए तो टेस्ट देते रहना, टेस्ट देते रहना, क्योंकि टेस्ट से क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस होती है एग्जाम वाले एनवायरमेंट की, और एग्जाम वाले एनवायरमेंट की प्रैक्टिस आपको बाद में काम आएगी, क्योंकि अब इसको आपको हैबिट ही बना लेना है यार, क्योंकि आप इंजीनियरिंग वगैरह में भी जाओगे तब भी ये काफी आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये सारी बातें कर ली किताबों की वगैरह की। अब मैथमेटिक्स बाय वाई की ये चालू हो रहा है। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ, गेट को भी पढ़ाता हूँ, गेट वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। गेट का मतलब पता है भाई किसी को, किसी ने गेट नाम सुना है? गेट नहीं सर। नहीं सुना है किसी ने? अच्छा किसी ने सुना है, मैंने बोला क्या तूने? सर सुना है किसी ने ना? नहीं सुना, सुना है ना? अच्छा क्या होता है ये गेट? वो नहीं पता। वो नहीं पता। तो भाई अब क्योंकि आप 11 के अंदर मैथमेटिक्स लेकर आए हो तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ पता होना चाहिए। मैं इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जब आप अपना इंजीनियरिंग पास कर लेते हो, या तो अभी तो 3rd ईयर में भी अलाउड है, इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, वो तो पता है ना, अब तो 3 इडियट्स सबने देख लिया ना, 4 साल का होता है इंजीनियरिंग। और 4 साल के अंदर आप जब 3rd ईयर में पहुंचते हो तब से आप गेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसके अंदर इसका फायदा क्या भाई, इसके अंदर उन लोगों को चांस मिलता है जिनके पास आईआईटी का मौका 12th के बाद नहीं मिलता है। तो 12th के बाद अगर आप आईआईटी में नहीं गए तो आपके पास यहाँ भी चांस होता है आईआईटी के अंदर जाने का। या तो फिर अगर आपको एमटेक वगैरह आपका मन है, आप आईआईटी में ही हो और आपका मन है एमटेक वगैरह करना आईआईटी से या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी नाम है, आईआईएससी नाम है। तो आईआईएससी आईआईटीज वगैरह से एमटेक करना है, पीएचडी करना है, या तो एमटेक प्लस पीएचडी करना है, या तो एमएस करना है, जैसा कि इरफान सर ने किया है, मास्टर इन साइंस। तो ये सारे आप कहाँ से करोगे, गेट के थ्रू करोगे। इसके अलावा गेट का फायदा है कि ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है पीएसयूज का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपने पेपर वगैरह अखबार पढ़ते हो तो आप उसके अंदर पीएसयूज बहुत सोचोगे, बहुत सुनोगे, तो उसके अंदर जो इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट होती है वो गेट के बेसिस पर होती है। हाउएवर देयर आर अदर देन गेट ऑल्सो एग्जाम, मान गेट के अलावा भी बहुत सारी और एग्जाम। तो गेट का मतलब ये हो गया इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये किस लिए कंडक्ट कराता है, इसके अंदर बनता है इंसान आईईएस
यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर ऑफिसर बनता है इंजीनियर लेवल पर, और यूपीएससी एक और कराता है जिसके अंदर होता है आईएएस। आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए होता है और आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस के लिए होता है, तो इसकी भी प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ। इसरो का मतलब तो पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अहमदाबाद में भी है भाई, कभी गए हो या नहीं गए हो? तो BARC भी है, BARC बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। IIT जेई तो पता है भाई। भाई जेई का फुल फॉर्म कितने लोगों को नहीं पता है? जेईई का फुल फॉर्म, जेईई फुल फॉर्म पता है क्या किसी को, कि नहीं पता, या सबको पता है? जॉइंट नहीं पता। एंट्रेंस एग्जाम। हाँ भाई, क्योंकि एक बार मैं क्लास ले रहा था, मैंने जेई पूरा समझा दिया, उसके बाद एक बच्चा पूछा यार सर जेई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसलिए अब तो मैं जब भी जेई आता है तो पहले ये क्लियर करता हूँ कि आपको पता है ना, जेईई का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। सीबीएसई सबको पता है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये रहा, कौन सा, सीरीज एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज या सीरीज एंड सीक्वेंस, जो भी बोल रहा हूँ वो। अब ये क्यों कर रहे हैं यार सीक्वेंस एंड सीरीज, जब हम स्टार्ट तो कर ही रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले तो बोर्ड एंड जेईई लेवल पर इसका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जेईई के कितने भी पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको सीक्वेंस से या तो सीरीज से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, जेईई के कितने भी पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा जो, और आपको पता होना चाहिए जेईई का एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, जेईई का एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज की बात करें तो बोर्ड और जेईई में कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहाँ पर बोर्ड एंड जेईई का आप टेंशन मत लो, ये तो हम ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कितना वेटेज है वगैरह। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट आएगा, ये क्यों कर रहे हैं भाई, सीरीज एंड सीक्वेंस। अब यहाँ पर जितना टॉपिक पढ़ रहे उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपकी जिंदगी का हमेशा के हिस्सा बन जाएंगे, उसके अंदर ये वाला है टॉपिक, सीरीज एंड सीक्वेंस वाला। ये सीरीज एंड सीक्वेंस जो है वो आपकी जिंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाएंगे, इसलिए क्योंकि आप देखोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहाँ आता है भाई, इंजीनियरिंग आप करोगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हर एक ईयर के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स आते रहेगा, उसके अंदर सीरीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, सीक्वेंस को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, दुनिया भर की सीरीज एंड सीक्वेंस यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी जो कि हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आएंगी। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यहीं पर क्लियर है तो आपको यहाँ पर भी मजा आएगी जब आप रियल में इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे। बात करें कि इसका और इम्पोर्टेंट क्या है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी यहाँ पर जॉब लेवल की बात करें, जॉब लेने भी जाओगे ना, आप जॉब लेवल में जाओगे तो वहां पर हर एक जॉब के अंदर एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आएगा। कौन सा? एप्टीट्यूड। इवन गेट की हमने बात की ना, गेट के अंदर भी ये वाला आता है, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हर एक एग्जाम के अंदर आता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है। तो जब आप ये एप्टीट्यूड वाला सेक्शन देखोगे तो उसके अंदर क्वेश्चन आपको दिखेंगे सीरीज एंड सीक्वेंस से, क्योंकि ये यार दिमाग से डायरेक्टली रिलेट करता है, दिमाग से रिलेट करता है मतलब इसके अंदर दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, इस वजह से इसको एप्टीट्यूड वाले सेशन में रखा जाता है, चाहे आप जॉब लेने भी जाओ, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट हो, ठीक है, या आपका अदर देन कैंपस प्लेसमेंट हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। तो ये सारी एग्जाम में आपको सीरीज एंड सीक्वेंस वाला टॉपिक दिख ही जाएगा। बात करें रियल लाइफ की इस बात हम इसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपके दिमाग में कोई परसेप्शन होगा सीरीज और सीक्वेंस को लेकर, क्योंकि ये बहुत आम वर्ड है भाई, हम आम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो इसकी रियल डेफिनेशन और रियल अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं उसको समझने के बाद ही हम रियल लाइफ एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझेंगे। तो अब सबसे पहले क्या कोई मुझे बताएगा कि सीक्वेंस हम किसे कहेंगे, आसान भाषा में जो भी आपके दिमाग में आए, सीक्वेंस हम किसे कहेंगे, कोई बता सकता है? ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है भाई टाइटल हमारा। तो सीक्वेंस, सारे सो तो नहीं गए क्या? कब से मैं ही बोल रहा हूँ, तो सो तो नहीं गए ना, मैं नहीं चेक कर रहा सर। हूँ। नो जाग सर। रहे हैं, चलो सारे लोग जाग रहे हैं, अच्छा है। ओके, तो सीक्वेंस नहीं, क्या सीक्वेंस पहली बार सुना, ये बता दो। हाँ सर, पहली बार नहीं सुना। चलो सीक्वेंस हाँ। पहली बार सुना है भाई किसी एक ने, अभी मुझे नाम नहीं दिखा,
अच्छा, चैट के अंदर किसी ने लिखा है यस सर, राज शाह ने लिखा है पहली बार सुना है। कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि सारे लोगों को सीक्वेंस नहीं पता। सीक्वेंस का मेरा आवाज आ रही है ना, यहाँ पर कुछ बता रहा है मुझे, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. तो Yes, sir. सीक्वेंस का आसान मतलब ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। एक ऑर्डर यानी प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर पैटर्न के साथ एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है या तो नंबर्स है, ये सारे के सारे सीक्वेंस कहलाए जाएंगे। यहाँ पर देखो यार, हमने पीपीटी बनाई आपको समझाने के लिए, तो इसके अंदर पीपीटी के अंदर पहला पेज कौन सा होगा भाई? पहला पेज फर्स्ट ही होगा, ठीक है। पहली स्लाइड कौन सी होगी? फर्स्ट ही होगी। फर्स्ट के बाद ही सेकंड आता है, फर्स्ट के बाद ही सेकंड आएगा, सेकंड के बाद ही थर्ड आएगा, थर्ड के बाद ही फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद ही फिफ्थ आएगा। तो ये एक तरीके से क्या कह सकता हूं मैं? सीक्वेंस कह सकता हूं, ठीक है। आप मान लो कि बिल्डिंग में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हो यार, बिल्डिंग बहुत आड़ी बन रही है, बिल्डिंग तो सीधी होती है, ऐसे बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकंड फ्लोर होगा, फिर थर्ड फ्लोर होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्लोर, ये सारे के सारे फ्लोर किसके अंदर है? सीक्वेंस के अंदर अरेंज है, कह सकता हूं मैं, सीक्वेंस के अंदर अरेंज है, क्योंकि फर्स्ट के बाद ही सेकंड आने वाला है, और सेकंड के बाद ही थर्ड आने वाला है, और थर्ड के बाद ही फोर्थ आने वाला है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नंबर को अगर मैं ऑर्डर्ड एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करूं तो उसको मैं सीक्वेंस कह सकता हूं। 1 पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ठीक है। अब मान लो, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, अब मान लो कि यहां पर ये जो बिल्डिंग है ये इनफाइनाइट मान ली, बुर्ज खलीफा मान लो, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के भी कुछ ज्यादा फ्लोर है, बट मान लो कि ये इनफाइनाइट बिल्डिंग है, इनफाइनाइट बिल्डिंग है। अब यहाँ पर कौन रह रहा है भाई? पहले फ्लोर पर कोई रह रहा है अभी? चलो, पहले फ्लोर पर मान लो कि राहुल रहता है, पहले फ्लोर पर राहुल रहता है, तो राहुल जो है वो पहले फ्लोर पर रहता है, तो आर यानी कि यहाँ पर। अब दूसरे फ्लोर पर राहुल का कोई दोस्त नहीं रह रहा, तीसरे फ्लोर पर राहुल का दोस्त रोहन रहता है, रोहन। फोर्थ फ्लोर पर राहुल का कोई भी दोस्त नहीं रहता, लेकिन फिफ्थ फ्लोर पर राहुल का एक दोस्त रहता है जिसका नाम है शिवम। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि राहुल और उसके दोस्त कौन से फ्लोर पर रहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई राहुल और उसके दोस्त, राहुल फर्स्ट पर रहता है, उसका दोस्त थर्ड पर रहता है, एक और दोस्त है वो फिफ्थ पर रहता है, 6 पर कोई नहीं रहता, 7 पर इसका एक और दोस्त रहता है, 8 पर उसका कोई दोस्त नहीं है, 9 पर उसका एक और दोस्त रहता है। तो ये क्या सारे दिख रहे हैं आपको? Odd numbers. Odd numbers. ऑड नंबर दिख रहे हैं, ऑड नंबर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीक्वेंस है ऑड नंबर्स की? अगर मैं sir. नंबर के फॉर्म में बात करूं, अगर मैं नंबर के फॉर्म में बात करूं तो ये सीक्वेंस है ऑड नंबर की। अब ये तो नंबर के फॉर्मेट में बात हो गई, किसी भी चीज को ले लो यार, आप खो खो में बैठते, खो खो खेलते हो ना, खो खो यार मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो खो खो में बैठते हैं हम, तो एक सीधा बैठता है, फिर एक उल्टा बैठता है, फिर एक सीधा बैठता है, फिर एक उल्टा बैठता है, तो वो सारे भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, सीक्वेंस में अरेंज है। तो ये हम इसे किसी भी चीज को सीक्वेंस कह सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मान लो कि राहुल का दोस्त जो है, राहुल प्लस फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, राहुल का दोस्त जो है वो सेकंड पर रहता है, थर्ड पर उसका कोई दोस्त नहीं रहता, थर्ड पर उसका कोई दोस्त नहीं रहता, लेकिन फोर्थ पर उसका एक दोस्त रहता है, और फिफ्थ पर भी रहता है, और सिक्स पर भी रहता है। चलो, ये सीक्वेंस है क्या? नो सर। किसने? चलो No, यहाँ sir. पर ये आपकी सरप्राइज टेस्ट है, तो मैं अब थोड़ा वोटिंग करूंगा इधर, ठीक है, यहाँ पर मैं वोटिंग करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आने चाहिए राज शाह, क्या आपका यस आंसर है? राज का यस आंसर है, तो यस लिस्ट में राज है, और नो लिस्ट में कौन है भाई? कौन बनेगा हेड? नो कौन बोला था अभी? सर Heath. मैं मतलब नाम तो बोले यार, मुझे दिख नहीं रहा है इधर, बोलते तो नहीं दिखता ना। हेत। हेत। चलो, तो एक राज की टीम है और एक हेत की टीम है। राज यस वाले में है और हेत नो वाले में है।
तो अब यहाँ पर यस वाले में और कौन कौन है, यस वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, यस वाले में कौन कौन है? सर आर्यन। आर्यन यस वाले में है, हाँ एक आर्यन सेकंड, शर्मा। मैं एक खुद सेकंड, कंफ्यूज। खुद कंफ्यूज, अच्छा कंफ्यूज अच्छा हाँ, तो आर्यन शर्मा कंफ्यूज है। तो आर्यन शर्मा क्या आपकी नई टीम बनाया जाए क्या? अभी हमारे पास दो ही टीम है, एक राज की और एक हेत की। नहीं सर, ये तो सीक्वेंस नहीं। सीक्वेंस नहीं है, आर्यन शर्मा लॉक कर दिया जाए, हेत की टीम में जाना चाहते हो ना? हाँ हाँ हाँ, तो आर्यन शर्मा अब हेत की टीम में आ गए हैं। अभी राज की टीम में कौन है? मुझे राज की टीम वाले इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। राज की टीम में कौन है? कोई नहीं है क्या? झलक, निधि, त्विषा, कोई नहीं है राज की। चलो, तो राज की टीम में सिर्फ राज अकेला है, बहुत बढ़िया। और हेत की टीम में यहाँ पर अभी तक वोटिंग के अकॉर्डिंग मुझे हेत है और आर्यन है। और कोई हेत की टीम में रहना चाहता है? जलज नो ज- आंसर सर। जलज भी और हेत नो की टीम, वाले में निधि। निधि नो वाले में। ओके, यानी हेट की टीम अभी बड़ी हो रही है। और कोई, बाकी लोगों को कोई वोटिंग नहीं करना। सो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि हेत की टीम में ज्यादा लोग हैं। हेत की टीम में ज्यादा लोग, एक मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, सीक्वेंस नहीं है। 1 2 4 5 6 सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। अब ये आंसर नहीं दे रहा हूं। और राज की टीम में है, राज की टीम में सिर्फ राज अकेला है। और राज की टीम में मैं भी हूं भाई राज आप अकेले नहीं हो, आपकी टीम में मैं भी हूं। राज कह रहा है कि यस ये सीक्वेंस है। समझते हैं इसको, समझते हैं। और हकीकत में मैं और राज सही है कि ये सीक्वेंस है, समझते हैं। कोई बात नहीं, जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, ऐसे ही गलती करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगे, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन राज के लिए यार जरूर से क्लैप हो जाए यार, राज के लिए एक क्लैप हो जाए। राज अकेला था फिर भी अपना आंसर पर अड़ा रहा, वो नहीं बोला कि नहीं यार मैं दूसरी टीम बना लेता। तो राज के लिए सर एक बार क्लिक कर दिया यार, मैंने भी कॉपी कर लिया है। तो अब समझते हैं इसको सीक्वेंस कैसे है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ordered list of objects or numbers or a set of related events, movements or items that follow each other in particular order। समझना इसको। यहां पर हमने ये जो 1 1 2 4 6 लिखा था, 1 2 4 6 5 भी लिखा था ना, 5 भी लिखा था, 5 6, ये जो हमने लिखा था, इसके पीछे हमने क्वेश्चन क्या किया था? इसके पीछे मैंने क्वेश्चन ये किया था कि राहुल और उसके फ्रेंड कौन से फ्लोर पर रह रहे। तो राहुल रह रहा है, उसका फ्रेंड यहाँ पर रह रहा है सेकंड पर, उसका फ्रेंड यहाँ पर भी रह रहा है, यहाँ पर भी रह रहा है और यहाँ पर भी रह रहा है। तो ये अल्टीमेटली सीक्वेंस किसकी है? राहुल और उसके, सीक्वेंस है राहुल और उसके फ्रेंड कौन से फ्लोर पर रह रहे हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहां पर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट तो नहीं बना। ऑर्डर तो हम बोल सकते हैं, ऑर्डर किस लिए बोल सकते हैं? ऑर्डर का मतलब आपने जो समझा ना, इसीलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया। ऑर्डर का मतलब आपने क्या समझा कि जब 1 आए तो 3 आना चाहिए, जब 3 आए तो 5 आना चाहिए, जब 5 आए तो फिर उसके बाद 7 आना चाहिए। तो ये ऑड ऑड नंबर की बन गई है, ऑड नंबर, ठीक है। और जब 2 आए तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, 4 आए तो 4 के बाद 6 आना चाहिए, 6 आए तो 8 आए। ये सारे इवन नंबर बन, ये भी सीक्वेंस है, बट ये तो ऑड नंबर की सीक्वेंस है, ये है इवन नंबर की सीक्वेंस है। और यहां पर जो हमारी सीक्वेंस है वो है नंबर के फॉर्म में नहीं, बल्कि राहुल और उसके दोस्त कौन से फ्लोर पर रह रहे हैं वो। समझ में आया? तो ये भी एक तरीके से सीक्वेंस है। यहां पर जो लॉजिक है, क्या लॉजिक है, हमें किसको किसको रखना है भाई? हमने यहां पर 3 क्यों नहीं रखा? इसका रीजन क्या है? हमने 3 इसलिए यहां पर नहीं रखा क्योंकि ये थर्ड फ्लोर पर राहुल का कोई दोस्त ही नहीं रहता। तो लॉजिक यहां पर क्या है? 1 2 4 5 6 में लॉजिक क्या है? 1 2 4 5 6 में लॉजिक ये है कि हमें वही नंबर या वही नंबर ऑफ फ्लोर यहां पर रखने हैं जिसके अंदर राहुल या उसके फ्रेंड्स रह रहे हो। वो फ्लोर के अंदर राहुल या उसके फ्रेंड रहते हो, वही फ्लोर हमें कंसीडर करना, यही तो लॉजिक है और यही तो ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर?
राहुल और उसके फ्रेंड को रहने वाला जो ऑर्डर है वो यही ऑर्डर है। थर्ड पर नहीं रहता तो हमने नहीं लिखा, फिफ्थ पर रहता है तो हमने लिख दिया, सिक्स पर रहता है तो हमने लिख दिया। तो अब यहां पर आपके दिमाग से ये बात निकलनी चाहिए कि सीक्वेंस के अंदर हमेशा कोई ना कोई फॉर्मेट बने, ये जरूरी नहीं है। क्या बोलता हूं मैं, सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर जरूर होगा भाई, 1 2 4 5 6 ये ऑर्डर है राहुल और उसके फ्रेंड्स जो फ्लोर पर रह रहे हैं वो, लेकिन उसके अंदर एरिथमेटिक फॉर्मेट, क्या बोलता हूं मैं, एरिथमेटिक फॉर्मेट कोई बने ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वहां पर कोई लॉजिक बने, जैसा कि यहां पर लॉजिक क्या था, हमें उन्हीं को इंक्लूड करना है जो राहुल के फ्रेंड्स जो नंबर पर रह रहे हैं वो, या तो राहुल रहता। तो यहां पर क्या आपको क्लियर हुआ कि सीक्वेंस के अंदर लॉजिक जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है एरिथमेटिक लॉजिक और एक होता है नॉन एरिथमेटिक लॉजिक। एरिथमेटिक लॉजिक के अंदर कौन से 1 3 5 7 एक सीक्वेंस है, 1 3 5 7 एक सीक्वेंस है, इसके अंदर एरिथमेटिक लॉजिक है ना यार, ऑड नंबर को हमको इंक्लूड करना है, तो ऑड नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2n-1 लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब यहां n की वैल्यू 1 रखो तो 2 - 1 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो तो 2 × 2 - 1 3 हो जाएगा। तो ये एरिथमेटिक फॉर्मूला मुझे ऑड के लिए मिला, सिमिलरली इवन के लिए मुझे एरिथमेटिक फॉर्मूला 2n मिलेगा। बट यहां पर कोई मुझे एरिथमेटिक फॉर्मूला नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सीक्वेंस ही नहीं है, ये सीक्वेंस है, बट यहां पर चाहे एरिथमेटिक यहां पर हमें फॉर्मूला नहीं मिला, बट यहां पर लॉजिक है भाई, मेंटल लॉजिक है। क्या लॉजिक है, लॉजिक ये कि हमें राहुल या तो उसके फ्रेंड जो नंबर्स पर रह रहे हैं, नंबर के फ्लोर पर रह रहे हैं, उसे इंक्लूड करना यहां पर है, ये लॉजिक है। यहां पर हाउएवर एरिथमेटिक कोई भी फॉर्मूला हमें यहां पर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो आपने सीरीज और सीक्वेंस वाला जो कंसेप्ट है, इसके अंदर से सीक्वेंस हमने ये सीखा कि सीक्वेंस कोई भी तरीके से हो सकती है, उसके अंदर या तो एरिथमेटिक लॉजिक होगा या एरिथमेटिक लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, अब जब मैंने ये समझा दिया तो आगे भी कुछ इस तरीके से ही मैंने डाला है, आगे भी कुछ इस तरीके से ही मैंने डाला है। सीक्वेंस क्या लिखा है यहां पर, दिख रहा है ना सबको, यस सर। क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताएगा। Sequences following specific patterns are called progressions. हाँ, अब यहां पर बात आई प्रोग्रेशन की। तो अब अगर हम पुराना एग्जांपल लें, कौन सा पुराना एग्जांपल था हमारा, यहां पर देखना भाई, पुराना एग्जांपल था हमारा एक था 1 3 5 7 9 वाला एंड सो ऑन। ये एग्जांपल के अंदर स्पेसिफिक पैटर्न बन रही है, क्या बन रही है कि भाई स्पेसिफिक पैटर्न यहां पर है कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर को हम 2n-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये इनफाइनाइट तक जाए तो जब स्पेसिफिक पैटर्न बन रही है तो इसे क्या कह सकता हूं मैं, प्रोग्रेशन कह सकता हूं भाई। सारे लोगों को क्लियर हुआ ये प्रोग्रेशन क्यों है 1 3 5 7 9, क्योंकि ये ऑड है, ये ऑड है और यहां पर इसका स्पेसिफिक पैटर्न है। अब यहां पर 2 आने के चांसेस है क्या भाई, यहां पर कभी भी 2 आने के चांसेस है, No sir. सेकंड 2 नंबर आने का यहां पर चांस ही नहीं है, क्योंकि ये ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज है मतलब स्पेसिफिक पैटर्न है। जब स्पेसिफिक पैटर्न है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे हम प्रोग्रेशन कहेंगे। अब आपको यहां पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रोग्रेशन क्या मैं कह सकता हूं, प्रोग्रेशन सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, प्रोग्रेशन सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। अगर सीक्वेंस के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न दिखेगी जैसा कि 1 3 5 7 9 के अंदर दिखा तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस का पार्ट है। अब यहां पर देखना, मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इससे पता चलेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, इज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स इज प्रोग्रेशन। प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस बनेगा क्या उसे मैं प्रोग्रेशन कहूंगा या नहीं कहूंगा। चलो तो ब्रिलियंट लोग आ जाए मैदान में, ब्रिलियंट लोग मैदान में आ जाए इसका आंसर देने के लिए। सर मैं, हाँ बोलिए बोलिए। सर
I think the answer is no. The sequence of prime number is not progression. विशा पटेल ने आंसर दिया है नो, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट प्रोग्रेशन। अमान मंसूरी ने भी नो दिया है। और अभी कहा किसने, बोला किसने? आर्यन सर। आर्यन ने भी कहा कि नहीं। तो अभी हमारे पास अमान, पीशा और आर्यन और निधि, ये सारे लोग एक ही कैटेगरी में हैं जो कह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर इज प्रोग्रेशन। इसका आंसर होगा नो। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर लोगों का आंसर नो ही है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ज्यादातर लोगों का आंसर नो है कि ये जो प्राइम नंबर की सीक्वेंस बनेगी इसे हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। प्रोग्रेशन को हमने समझ लिया, सीक्वेंस को भी समझ लिया और आपका आंसर नो आ चुका है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो। ये बच्चा बहुत सोच रहा है, बहुत सोचने के बाद इसने सही आंसर दिया। सही आंसर सही है भाई, नो। जस्टिफाई, जस्टिफाई आर्यन। Sir, because there is no specific pattern. Here we can see no specific pattern here in the progress in the sequence. ओके, सो क्या सारे लोग ये जस्टिफिकेशन से सहमत है? सारे लोग आर्यन के इस जस्टिफिकेशन से सहमत है। आर्यन का कहना है कि क्योंकि प्राइम नंबर के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिख रही, इसलिए ऐसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। आर्यन का ये कहना है। क्या इससे सारे लोग सहमत हैं? यस सर। Yes, sir. ओके, तो सारे लोग आर्यन से सहमत हैं। ओके, वेरी गुड। और सारे लोगों को सहमत होना भी चाहिए क्योंकि आर्यन ने बिल्कुल सही कहा। सो प्राइम नंबर्स कौन से? अरे यार, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया दिमाग में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन जस्ट आया, हो सकता है आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। अब प्राइम नंबर मैंने लिखा ना, प्राइम नंबर मैंने लिखा तो 1 नहीं लिखा, 1 प्राइम नंबर नहीं है फिर? नो सर। No, sir. 1 प्राइम नंबर, ऐसे ही पूछ रहा हूँ ये तो, जस्ट टू चेक योर नॉलेज। एक 1 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट 2 ही होते हैं ना, मैं हमारे पास 2 ही कैटेगरी है। जो प्राइम नहीं है उसे हम कंपोजिट कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो 1 One प्राइम, नहीं है। 1 प्राइम नहीं है तो क्या होगा फिर? कंपोजिट है क्या? Composite. No, sir. One नहीं तो prime number है, नहीं composite है। ये कौन बोला 1 नहीं तो प्राइम है, नहीं तो कंपोजिट है? अरे एक तो पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। कौन जलज। बोला? जलज। यार जलज का नॉलेज अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना भाई सभी लोग। जलज ने कहा, काफी सही आंसर दिया भाई। जलज ने कहा कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसको हमेशा ध्यान रखना क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कॉलेज के ग्रेजुएट देखे जो 1 को प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं। ठीक है, हालांकि सही आंसर यही है कि 1 इज नॉट प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। चलो कोई बात नहीं, वो अलग टॉपिक था। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। सभी को पता होगा भाई प्राइम नंबर का। कोई डेफिनेशन बोलना चाहेगा? हो सकता है किसी को ना पता हो, तो जिसको पता हो उसके थ्रू उसको पता चल जाए, जिसको नहीं पता था। अरे प्राइम नंबर का सिंपल डेफिनेशन यही है कि कोई भी नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या तो अपने आप से डिवाइड हो, तो उस नंबर को हम प्राइम कहते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। तो अगर हम प्राइम नंबर की सीक्वेंस बनाएंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, 19, 23, 29। ये सीक्वेंस तो है भाई, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। ये क्या बोलते हैं? वी नोन एज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। चलो बहुत अच्छा। बट यहां पर जैसा कि आर्यन का एक्सप्लेनेशन था, कोई पर्टिकुलर एरिथमेटिक पैटर्न नहीं मिलती। लॉजिक है भाई, लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसके अंदर भाई? लॉजिक क्या है इसके अंदर? ये हमने क्यों इधर इकट्ठे किए नंबर को, इन्हीं नंबर को क्यों इकट्ठे किए? लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये खुद ही अपने आप से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। हाँ, तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक है बराबर। और ये लॉजिक के अंडर में हमने इसको यहां पर ऑर्डर के अंदर रखा। जब लॉजिक के अंडर में हमने यहां पर प्राइम नंबर्स को रखा तो ये लॉजिक तो यहां पर एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही हमने इसको इकट्ठे नहीं किए। लॉजिक के अंदर प्रॉपर ऑर्डर में हमने यहां पर इकट्ठे किए प्राइम नंबर, तो इसे सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर तो कह सकते, बट इसे प्रोग्रेशन नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर एरिथमेटिक कोई फॉर्मूला अब नहीं मिलेगा या एरिथमेटिक कोई फॉर्मेट नहीं मिलेगा। इस वजह से ये प्रोग्रेशन नहीं। ये मैंने आपका बहुत बड़ा डाउट कह सकते हो क्लियर किया या गलत फहमी क्लियर की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन फिर भी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो यहां पर क्लियर कर लेना।
और यहाँ पर लिखना भी स्टार्ट कर देना। लिखना तो किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि साथ साथ में लिखते जाओ तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो आप पढ़ते रहोगे, मैं बोलता रहूंगा और आप आगे जाते रहोगे और आपको भी याद नहीं रहेगा। तो भाई यहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। सीक्वेंस बड़ा सा टाइटल मार के, कि नहीं लिखना भाई, नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, हम जल्दी से आगे जाएंगे। जाग रहे हैं ना सारे लोग? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, तो क्या कहना है फिर आपका? स्क्रीनशॉट ले लेते हो या लिखते हो? सर लिख रहा हूँ। लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया। चलो फिर सीक्वेंस का बड़ा सा, सीक्वेंस एंड सीरीज का बड़ा सा टाइटल मार के, ये तो हमने समझा दिया, तो समझने की बात थी। यहां से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज सीक्वेंस, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नंबर्स एटसेट्रा, और अलग डेफिनेशन जो यहाँ पर रखी है वो भी लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है यार मैं लेक्चर खत्म करूं वहां तक फिर आपके दिमाग से भी निकल जाए कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच का डिफरेंस क्या था। तो लिख लिया होता तो अच्छा ही बात। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक नंबर्स एटसेट्रा, यानी किसी भी चीज को अगर हम ऑर्डर वे में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाएगा, इसमें क्या बात। और सेट ऑफ रिलेटेड इवेंट्स, मूवमेंट्स और आइटम्स दैट फॉलो ईच अदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। लिख लिया? आगे जाए? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो आगे जाने से पहले सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, ये भी लिख लिया। इज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर इज प्रोग्रेशन, ये क्वेश्चन के टर्म में ही लिखना, इज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स इज प्रोग्रेशन, और फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन अगले वाली जो स्लाइड में लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखना कि सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। फिर यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखना, इज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स इज प्रोग्रेशन, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क के टर्म में यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मार्क हुआ है, इसको एक्सप्लेन करते हुए अगली स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पर प्राइम नंबर का एक्सप्लेनेशन देंगे और हम कहेंगे कि इसे हम वी नोन एज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, इट इज नॉट प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, तो आपने ये समझ लिया कि भाई ये प्रोग्रेशन नहीं है प्राइम नंबर। रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करते हैं अब, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा आइडिया आ गया है ना सीक्वेंस के बारे में, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है इसके। अब रियल लाइफ एग्जांपल पर जाने से पहले मैं एक अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी टाइम। अरे यार, जब मैं छोटा था, स्टोरी सुन रहे हो ना सारे लोग, तो मुझे एक वो पसंद थी, क्या बोलते हो, गन। ठीक है, तो अब ये मुझे लेनी थी, बट ये थी 50 रुपए की। कितने की थी? 50 रुपए की। अब मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, लेकिन मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी वो थी 5 रुपए। कितनी मिलती? 5 रुपए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोज रोज 5 रुपए बचाता जाऊं। तो पहले दिन मैंने 5 रुपए बचा लिए, फर्स्ट डे। दूसरे दिन 5 रुपए बचाए, तो अब ये हो जाएगा 10। तीसरे दिन मैंने 5 रुपए बचाए, तो अब ये हो जाएगा 15। चौथे दिन मैंने 5 रुपए बचाए, तो ये हो गया 20। और इसी तरीके से कितने दिन में मैं ये ले पाऊंगा भाई? 10 दिन। 10 दिन में ले पाऊंगा। और 10 दिन में मैंने ले लिया, 10 दिन में मैंने ले लिया। तो यहाँ पर हर एक दिन मेरे पास कितने रुपए बढ़ रहे थे? पहले दिन मेरे पास 5 थे, फिर दूसरे दिन 10 थे, फिर तीसरे दिन 15 हो गए, फिर चौथे दिन 20 हो गए, फिर 5वें दिन 25 हो गए,
और इसी तरीके से मैंने 50 रुपए इकट्ठे कर लिए। मान लो कि अगर मैं इससे आदत बना लेता, मतलब रोज 5-5 रुपए इकट्ठे करता, तो ये क्या बन जाता भाई? ये जो 50 लिखा है ना, ये 50 मुझे नहीं लिखना है, डॉट डॉट कर देता। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25 और इसके आगे भी 30 होगा, फिर 35 होगा। तो अब यहाँ पर इसे सीक्वेंस कहूं या प्रोग्रेशन कहूं? प्रोग्रेशन। सर सीक्वेंस नहीं होगा। क्या प्रोग्रेशन वाले हाथ खड़े करे भाई, प्रोग्रेशन वाले हाथ खड़े करे। हाथ खड़े करने का ऑप्शन है ना इसके अंदर। प्रोग्रेशन, प्रीशा पटेल, हेड, ध्रुव, चलो प्रोग्रेशन। ओके, तो सीक्वेंस नहीं कहूं, फिर क्या कहूं? सीक्वेंस कहूं या प्रोग्रेशन कहूं, क्या कहूं फिर इसको? और सारे लोगों ने हाथ खड़े दोनों कर दिए। कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। दोनों कह सकता हूँ। ओके, एक पर्सन मुझे बोला कि दोनों बोल सकते हैं। हाँ सर, दोनों कह सकते हैं। दोनों कह सकते हैं। सर ओके, क्योंकि प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो ऐसा अरे जरूरी नहीं है। वाह यार, अरे वाह, गोल्डन वर्ड बोल दिया यार। ये जो मैं बोलने वाला था ये बोल दिया इसने। कौन बोला ये, कौन बोला? मुझे भी आइडिया है यार किसका कितना दिमाग चलता है। सर हेत। हेत ने बोल दिया। हेत ने काफी यार गोल्डन वर्ड बोल दिया। हेत ने क्या बोला, ध्यान से सुनना भाई, अगर लिखना हो तो लिख लेना। हेत ने क्या कहा? हेत ने ये कहा, मैं इधर क्लियरली लिख लूं अच्छे से। हेत ने कहा एवरी सीक्वेंस इज, क्या एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस यार, एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन। भाई सभी को ये बात समझ में आ गई क्या? यही मुझे अभी तक क्लियर करना था कि सारे के सारे प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है, क्योंकि प्रोग्रेशन सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। तो सारे के सारे प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है, बट सारे के सारे सीक्वेंस वो प्रोग्रेशन नहीं हो सकते। हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। एवरी सीक्वेंस में और मे नोट भी आएगा भाई इधर। एवरी सीक्वेंस में और मे नॉट बी प्रोग्रेशन। सारे के सारे सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर हमें कोई प्रोग्रेशन मिल जाएगा तो वो डेफिनेटली 100% सीक्वेंस होगा ही। ठीक है, ये बात को हमने समझ लिया। रियल लाइफ में यार ये एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर भी काम आएगा। तारे वगैरह भी जो है वो तारे दिखते हो ना रात को, तो वो सारे भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही होते हैं, और इनका टाइम ड्यूरेशन भी जिनके अंदर वो दिखते हैं और नहीं दिखते, वो सारे के सारे एक सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर होता है सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस का और सीरीज का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपके पास जो चॉकलेट भी आती है ना, जो चॉकलेट खाते हो ना, वो भी 3-4 प्रोसेस होने के बाद बनती है। 3-4 प्रोसेस होने के बाद बनती है आपकी फाइनल चॉकलेट। तो ये सारे के सारे जो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 से पास होगी, ये सारे के सारे एक सीक्वेंस पर्टिकुलर ऑर्डर में लगे होते हैं। यहाँ पर इसका रॉ मटेरियल बनेगा, रॉ मटेरियल के बाद ये चॉकलेट बनेगी, एक के अंदर रैपर यहाँ पर बनेगा, और जब ये यहाँ से गुजरेगी तो इसके अंदर रैपर लगेगा, और रैपर यहाँ पर पैकिंग होगा, और फिर यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगी। प्रोडक्ट तैयार होकर डब्बे में जाएगी, डब्बे में जाके राहुल खरीदेगा 1 रुपए की, राहुल खरीदेगा 1 रुपए की, 1 रुपए की खरीदने के बाद वो खाएगा, खाने के बाद पेट में जाएंगी, पेट में जाने के बाद पता नहीं किधर जाएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है भाई, ये सीक्वेंस है। प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस मैनर में मशीन्स वगैरह को अरेंज किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे, यहाँ तक कि आप मानोगे या नहीं मानोगे, जाड़ के जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते गुलाब की जो पंखड़ियां होती है ना भाई,
वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑर्डर में अरेंज होती है, तभी वो खूबसूरत लगता है, तभी वो खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल है क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज का। चलो, तो समझ लिया हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को, बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिया। अब इससे जरा और डिटेल में जाएं, तो ये जो हमारा एग्जांपल था यार, 5 रुपए मैंने जमा किए, इसको इनफाइनाइट टर्म तक जमा किए, तो क्या मैं इसे प्रोग्रेशन बोल सकता हूँ? डेफिनेटली प्रोग्रेशन बोल सकता हूँ, जैसा कि आपने ही कहा। तो ये डिफरेंस लिखना बहुत जरूरी है, ये डिफरेंस लिखना बहुत जरूरी है। The difference between a progression and a sequence is that a progression has specific formula to calculate its nth term। ये यहाँ से आपकी असली पढ़ाई चालू, असली पढ़ाई अभी चालू हुई, क्योंकि अब आ गया कंसेप्ट ऑफ nth टर्म। दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको सीबीएसई के अंदर दिखेंगे बोर्ड की एग्जाम में nth टर्म फाइंड आउट करने का। या तो nth टर्म गिवन है और आपको पहली 5 टर्म या तो पूछ लेगा, या लास्ट के 5 भी पूछ सकता है अगर उसने लास्ट डिफाइन कर दिया तो। Whereas a sequence can be based on logical rule, सीक्वेंस जो है वो लॉजिकल रूल के ऊपर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स जो हमने देख लिया, विच डज नॉट हैव अ फॉर्मूला एसोसिएटेड विथ इट। ये लिख लिया भाई, ये डिफरेंस लिखना जरूरी है ताकि आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूले सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में। एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस बट नॉट, इट इज नॉट ट्रू that every sequence is progression। ठीक है, तो अब यहां पर बात आई nth टर्म की। भाई बात किसकी आई? nth टर्म की। तो हमारे पास जो हमने एग्जांपल लिया था 5-5 रुपए जमा करने का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसका nth टर्म क्या बनेगा भाई? कि सारे के सारे किसके मल्टीपल है? 5 के मल्टीपल है, तो nth टर्म बन जाएगा 5n। nth टर्म यार n क्यों यहां पर इस्तेमाल किया? क्योंकि ये जनरलाइज टर्म है। ठीक है, जनरलाइज टर्म। अगर मैं लिखता हूं 5n, अब n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 5 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो 10 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 रखूंगा तो 20 हो जाएगा। तो nth टर्म ये जनरलाइज टर्म फॉर एनी सीक्वेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं क्या? सभी ने लिख लिया ये सिर्फ सुन रहे हैं प्रवचन मेरा? एक सेकंड सर, लिख लिया ना? नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते? नहीं नहीं बाकी है। ओके, सो एक सेकंड के अंदर लिख लो। हो ये जो कैन बी है ना, कैन बी, इसको बहुत बढ़िया लिखना। Whereas a sequence can be based on logical rule, क्योंकि ये आपका शुरुआत में गलत हुआ था, आपने 1, 3, 5, 4, 7 इसको सीक्वेंस नहीं माना था। तो इसको ध्यान रखना कि अगर लॉजिकल रूल के बेस पे भी आपको कोई सीक्वेंस दिख रही है तो उसे सीक्वेंस ही कहेंगे। फिर ये अलग बात है कि उसे प्रोग्रेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, बेस्ड ऑन अरिथमेटिक फॉर्मूला या बेस्ड ऑन पर्टिकुलर पैटर्न, फिर वो अलग बात। बाकी सीक्वेंस तो क्या ही देंगे। लिख दिया सर। चलो कंप्लीट एवरीवन, हम नई स्लाइड पर जा सकते हैं। तो चलिए फिर नई स्लाइड पर, देरी किस बात की, अभी तो बहुत पढ़ना है। तो अब यहां पर हाँ, द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, अलग अलग जो नंबर है सीक्वेंस के अंदर उसे हम टर्म्स कहते हैं। हमारा जो पिछला एग्जाम्पल था उसी को ही कंसिडर करते हैं। हमारा पिछला एग्जाम्पल था 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो 5 इसके अंदर क्या बोलूंगा भाई? मैं इसको क्या बोलूंगा? टर्म बोल सकता हूँ। इसको क्या बोल सकता हूँ? टर्म बोल सकता हूँ। सारे के सारे जो है क्या लिखा, वही लिखा हुआ वेरियस नंबर। भाई लिखते भी जाना है भाई,
ऐसा नहीं कि पहले आराम से प्रवचन सुन लो, फिर आराम से लिखो, फिर आराम Yes, से आगे sir. बढ़ो, ठीक है। ये जब बोल रहा हूँ ना तो साथ साथ में लिखते भी जाना है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट्स बनाकर दिए हैं और पॉइंट्स वाइज ही मैं समझा रहा हूँ, तो आपको लिखते भी जाना है। द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। तो ये 5, 10, 15, 20 ये सारे के सारे टर्म है, लेकिन ध्यान रखना कि 5 जो है वो पहली टर्म है, तो मैं इसे A1 के तौर पर डिनोट कर सकता हूँ। 10 जो है वो दूसरी टर्म है, तो मैं इसे A2 के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 15 जो है वो तीसरी टर्म है, तो मैं इसे A3 के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 20 जो कि चौथी टर्म है, तो मैं इसे A4 के जरिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो A5, A6, A7 कहां तक आएगा? ऐसा कहां तक आएगा भाई? Yes. है? AN. और कोई कुछ बोल रहा था क्या? AN. नहीं सर, AN नहीं बोला। AN, ठीक है, AN तक जाएगा। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, we denote the terms of sequence by A1, A2, A3, AN। और ये AN के बाद कुछ नहीं आएगा भाई, ये गलत है। AN के बाद कुछ नहीं आएगा। AN फाइनल टर्म यानी कि जनरलाइज टर्म बोलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। The subscript denotes the position। ये जो A1 है वो पोजीशन डिनोट करेगा। A1 का मतलब पहली टर्म, A2 का मतलब दूसरी टर्म, और इसी तरीके से n टर्म होगी तो AN। The nth term is number at the nth position of sequence and denoted by AN. Denoted by AN. The nth term is also called the general term. ये जनरलाइज टर्म है। क्यों भाई जनरलाइज टर्म इसको बोलते हैं? जैसा कि मैंने समझा दिया कि अगर मान लो कि आपके पास n+1 की सीक्वेंस है, n+1 की सीक्वेंस है और n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो अब ये जनरलाइज टर्म इसलिए बोलते हैं कि यही टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आपको पहली चाहिए तो A1 लिख दो। अब जब आप A1 लिखोगे यानी n की वैल्यू 1, तो n यहां पर है +1, तो 1 + 1 2, A1 आपका 2 हो जाएगा। अब आप A2 लिख दो, n की जगह 2 ले लो तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अब आप A3 लिख दो, n की जगह 3, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो जनरलाइज टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म पता है, nth टर्म अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का पता है, तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है सबको? Yes, sir. अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म पता है तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या यहां पर मैं छोटी सी एग्जाम लेना चाहूं? छोटी सी एक एग्जाम ले लेता हूं मैं आपकी, ठीक है। Yes, तो sir. सबसे पहले तो इंटरेस्टेड मुझे कैंडिडेट चाहिए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। जो इंटरेस्टेड है वो हाथ उठाए, तो मैं उसको यहां पर पूछूंगा ऐसे क्वेश्चन। an इज इक्वल टू 5000 n+4। अब यहां पर देखना, an इज इक्वल टू 5000 n+4, ये है क्या है? nth टर्म है। तो हमने अभी क्या सीखा कि अगर आपके पास nth टर्म हो, अगर आपके पास nth टर्म हो तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। क्या क्या बोला मैं? अगर आपके पास nth टर्म हो तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो क्या कोई मुझे बताएगा, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहां पर टर्म देखना भाई, कोई, मैं किससे पूछता हूँ? पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ किससे पूछता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछता हूँ। 3 पार्टिसिपेंट को इंटरेस्ट है, तो मैं पूछना चाहूंगा जलज से पूछना चाहूंगा। सबका सबका चांस आएगा भाई, सबका चांस आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबका चांस आएगा। सो 5000 n+4। अब मुझे आप बताओगे टर्म 996, ये जो है इसकी 996 टर्म कौन सी होगी? 1 ये minute, sir. ये मुझे जलज बताएगा। बहुत ही आसान, दिमाग लगाओ, यही यही दिमाग से अब थोड़ा खेलना पड़ेगा। और फिर इसका आसान तरीका क्या है? अरे कैलकुलेटर वेलकुलेटर नहीं चाहिए हाँ भाई अपने को इधर। Yes, sir. अभी कैलकुलेटर, हाँ अभी तो साइड पे रख देना कैलकुलेटर, जब इस्तेमाल इसमें कैलकुलेटर की नीड भी नहीं है यार, बहुत आसान है ये तो।
996, मैंने क्या बोला कि n टर्म है तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी टर्म। तो मैं इससे पूछता हूँ जलज से कि 996 वाली टर्म कौन सी होगी? जलज जी थोड़ा जल्दी कीजिए। 5 into 10 की पावर 6। तो जलज जी का आंसर है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। भाई बहुत ही आसान है, बहुत सही भी है यार, इसमें करना क्या है। 996 इधर रखेंगे भाई, जिनको नहीं समझ में आया वही, वैसे तो सबको समझ में आ ही गया होगा। n की जगह क्या रखना है भाई, 996 रखना है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 996 प्लस 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 1000। हमारे पास कितने जीरो दिख रहे हैं, 3 इधर है 3 इधर है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। बहुत ही आसान हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबका चांस आएगा भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जलज का चांस आया, इसके बाद कोई भी अगर मैं पूछूंगा तो फिर आपका चांस भी आएगा। तो अब आपको ये पता चलना चाहिए कि जब nth टर्म होगी तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूं। अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ भी फाइंड आउट कर सकता हूं जब सिर्फ और सिर्फ मुझे nth टर्म पता हो। और अगर मुझे कोई सीक्वेंस दी जाए तो उसका nth टर्म भी मैं निकाल सकता हूं। उल्टा भी तो सही है ना भाई। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल था 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि 5 का मल्टीपल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5n लिख सकता हूँ। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए भाई। दोनों तरीके क्या मतलब, दोनों तरीके का मतलब क्या कि अगर आपको nth टर्म दी जाए, nth टर्म दी जाए तो आप कितनी भी टर्म निकाल सकते हो, ये भी आना चाहिए। और अगर आपको कोई सीक्वेंस दी जाए तो आप nth टर्म निकाल सकते हो, ये भी आपको आना चाहिए। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर किसी को ये दोनों में से एक भी चीज नहीं आती तो ये मुझे बोल सकता है अभी इसी वक्त यही मोमेंट पर। nth टर्म से आपको कोई भी टर्म निकालने आनी चाहिए एक सीक्वेंस की, या तो सीक्वेंस दी ही है तो आपको nth टर्म निकालने भी आनी चाहिए। नाउ अब यहां पर इतना सारा हमने देख लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इफ वी हैव सीक्वेंस ऑफ 5, 10, 15, 20 ओनली। सीक्वेंस के अंदर हमारे पास इतने ही हैं। कितने हैं भाई, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो इसे मैं 5n लिख सकता हूँ क्या, 5n? दिमाग वाले लोग बोल सकते हैं क्या मैं 5n लिख सकता हूँ ये 5, 10, 15, 20 को? यस सर। न यस बोल रहे कि नो बोल रहे हैं यार, मेरे को तो समझ यस सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं उसको 5n? लिख सकते हैं ना। चलो तो मैं लिख देता हूँ 5n। चलो ये जिसने भी बोला है 5n लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो n अगर मैं 5 लेता हूं तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये तो सीक्वेंस में ही नहीं है, 25 तो सीक्वेंस में ही नहीं है। सर इसको समझ में आया 5n लिख क्वेश्चन? सकते हैं कंडीशन लगा के। ये कौन बोला? जलज। जलज यार, जलज काफी एक्टिव लग रहा है। तो जलज ने क्या कहा, जलज ने क्या कहा, बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया हमको, बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया कि 5n लिख सकते हैं बट कंडीशन डाल दो। क्या कंडीशन डालेंगे जलज, आप ही बता दो। नंबर लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब n की वैल्यू n लेस इंटीजर देन हो और और इक्वल टू उसकी 4 वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 हो। और इक्वल टू 4 हो। ओके, इंटीजर तो समझ में आएगा, इंटीजर। तो 0 फिर, क्या ये सही कंडीशन बन गई? यस सर। n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ये सही कंडीशन है क्या? यस सर। इंटीजर मान लेते हैं, n इज इंटीजर, सही है। फिर ये कंडीशन का क्या करें, फिर ये कंडीशन का क्या करें? समझ में आया क्या क्वेश्चन? मजेदार बन रहा है। जलज ने ये सुझाव दिया तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसको इख्तियार करें, क्या फर्क पड़ेगा? सेम होगी। सेम होगी। बाकी सारे लोग सहमत है क्या? बाकी सारे लोग सहमत है? अरे ट्विशा पटेल, ठीक है ट्विशा पटेल, आप बताइए, आपका रेज हैंड बता रहा था ये। यस यस है। सेम ही है, सेम ही है। 0 लेस देन n लेस देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन n लेस देन और इक्वल टू 4 लिखो, या 0 ग्रेटर देन n लेस देन 5 लिखो, दोनों बातें सेम।
ठीक है, सही है यार, इसमें क्या इतना डरते हो? अरे डरते क्यों हो? हाँ बोल दो, गलत होगा तो सीखने को मिलेगा और सही होगा तो बहुत बढ़िया। अरे सही है यार, दोनों बातें एक ही है, क्यों इतना डरते हो? दोनों बातें एक ही है, दुखिए दोनों कंडीशन से हमें सिर्फ और सिर्फ 5, 10, 15, 20 ही मिलने वाला है। एन इंटीजर है भाई, एन को यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 4 लिखे तो भी बात यही है, 4 तक ही जाना है, और अगर मैं लेस देन 5 लिखूं तो भी 4 तक जाना है, और 0 से तो बढ़ाइए, दोनों बात है एक ही है। तो अब यहाँ पर कभी कभी आपको कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, लेकिन ये इनफाइनाइट तक तो नहीं जाता ना, ये इनफाइनाइट तक तो नहीं जाता। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट है हमारे पास फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस देख रहे हैं, इसी तरह सीरीज में भी होगा। अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। लिखना चालू कर दो भाई, समझा तो हमने दिया ही है कि जिसके अंदर फाइनाइट टर्म्स हो गए वो फाइनाइट सीक्वेंस है, बहुत ही आसान है, और जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हो गए वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस को हम कैसे जानेंगे? डॉट डॉट करेंगे तो हम जान लेंगे कि भाई हाँ ये इनफाइनाइट है, और फाइनाइट सीक्वेंस तो खत्म ही हो जाएगी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद, पर्टिकुलर टर्म के बाद फाइनाइट सीक्वेंस तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है ना? लिख रहे हो क्या सारे? यस सर। सॉरी, हाँ चलो चलो लिख लो चलो। हो गया क्या सबका? भाई हो जाए तो बोलना। यस सर, हो गया। हो गया ना सबका? किसी का नहीं हुआ तो भी बोलना, और नहीं करना हो तो भी बोल देना कि सर नहीं करना। चलो अब क्योंकि हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्यों ना हम एग्जाम्पल पर जाए। एग्जाम्पल दिख रहा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो पहला आंसर मुझे कौन देगा पता है? पहला आंसर मुझे देगा अमान मंसूरी। अमान मंसूरी पहला, ये जो दिख रहा है ना एन इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 5, क्या करना है भाई? पहली 3 टर्म बतानी है। ओके सर। पहली 3 टर्म बता देनी है मस्त से। अमान, हाँ सर, 7, 9 और 11। अमान का कहना है 7, 9 और 11। अमान ने तो अपना आंसर दे दिया, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको नहीं समझ में आया, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर उसके लिए कर रहा हूँ। वहां तक आप लोग दूसरा प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा जब मैं पूछूंगा तो जिसका सही आंसर होगा यानी जिसका पता होगा उसको फटाफट से पूछ लूंगा। तो अभी यहाँ पर वो लोग देखें कि जिनको समझ में नहीं आया, हो सकता है कोई हो और बोल ना पाए, तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि भाई हमको करना है पहली 3 टर्म फाइंड करनी है, यानी पहली टर्म A1, दूसरी टर्म A2, तीसरी टर्म A3। A1, A2, A3। सो पहली टर्म निकालनी है तो मैं A1 लिखूंगा। A1 मतलब n की जगह 1 रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 7 होगा भाई। A2 की बात करूं, A2 की बात करूं तो A2 मतलब n की जगह 2 रखना है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। आ गई दूसरी टर्म 9। तो अमान ने जो 7, 9 कहा है अभी तक सही है। तीसरा भी चेक कर लेते तो A3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, 6 प्लस 5 11 होता है, तो आ गया 11। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सारे के सारे प्रेजेंट है उनको इसमें तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर आपको an दिया जाए और पहली 3 टर्म मांगी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो यार, n की जगह 1 2 3 तो रखना है और क्या करना है। तो अब दूसरे का फटाफट से आंसर मुझे कौन देगा
ये 5 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नए लोगों को चांस दिया जाएगा, नए लोगों को चांस दिया जाएगा। जलज नहीं, जलज का तो हो गया है ना। नहीं नहीं नहीं, जलज नहीं, सॉरी मैंने उसका आंसर देख लिया। मैं नए लोगों को आर्यन और आर्यन 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 Yes, sir. आंसर दीजिए सेकंड का। First three terms are -1/2, -1/4, -0. और 0। Yes, sir. 0. ओके, क्या सारे लोग सहमत है? पहले तो सबको समझ में आया कि क्या बोला ये? यस सर। सारे लोग क्लियर है? सही बोल रहा है क्या? ये बोल रहा है -1/2, फिर क्या बोला? -1 और फिर बोला कि 0। -1/4, A2 माइनस, -1. अच्छा, -1/2 -1/4 एंड 0। सारे लोगों का आ गया भाई? जिसका नहीं आ रहा मुझे बोल देना, क्योंकि अब मैं आगे जाने वाला हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई, ये भी बहुत ही आसान था। 1 2 3 रखना है और करना ही क्या है इसमें। चलो नेक्स्ट। अब ये है बढ़िया सा। व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय? कौन बोलना चाहेगा? कौन बोलना चाहेगा इसका आंसर? त्विषा पटेल बोलना चाहेंगी? Yes. ओके, तो आप आराम से कैलकुलेट करके आराम से आंसर बता दीजिए। तब तक के बाकी के लोग भी अपनी कैलकुलेट करें यार। किसके अंदर? नोटबुक के अंदर। बाकी के लोग भी कैलकुलेट करें इसको नोटबुक के अंदर। व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय? मैंने आपसे क्या कहा था कि nth टर्म आपके पास मिल गया, मतलब an मिल गया, तो हमने जब 996 टर्म फाइंड कर ली, तो 20 टर्म तो क्या है, यानी 20वीं टर्म तो क्या है? तो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आराम से कर लो, कोई बात नहीं है। किसका आंसर लिखूंगा? कौन आंसर बोलने वाला था? त्विषा, ठीक है। बाकी के लोग भी कैलकुलेट करो, और अगर आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में बता दे, ताकि मुझे पता चल जाए कौन क्विक है। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है क्या? मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है लगता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के बिना तो बता सकते हो। Sir, answer -7866 है. -7866। तो यहाँ पर n की जगह सिर्फ 20 रखना है। 20 - 1, 2 - 20 एंड 3 + 20, ठीक है। ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा 23। आसानी से अगर आप कर लो मल्टीप्लिकेशन, -7866, आसान है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको मतलब? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ऐसा अगर हो किसको नहीं समझ में आया हो तो तुरंत पूछ लेना, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। सो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस whose n टर्म्स आर। पहला है हमारे पास n = n और n+2। तो यहाँ पर मैं पहली टर्म बता देता हूँ, आप सब भी फटाफट सॉल्व करो। अरे ये 5 चैट में आंसर क्या लिखे है भाई? 5 गिव होमवर्क दैट्स इट। ओके अच्छा ओके। सो ये आप होमवर्क में कर लेना, बहुत ही आसान है भाई, इसलिए बहुत ही आसान है। इसके बाद वाला देखेंगे, nth टर्म से तो अब आ गया, ये भी होमवर्क में। थर्ड वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला यहाँ पर कर लेते हैं। थर्ड वाले में भी क्या करना है यार? a1 = 2^1, 2, a2 = 2^2 = 4, a3 = 2^3, 8, a4 = 2^4 कितना हो भाई? 2^4 16 हो जाएगा, और 2^5 32 हो जाएगा। a5 बहुत ही आसान है, ये भी सारे होमवर्क में कर लेना भाई। कर पाओगे ना? इतना आसान होमवर्क कभी नहीं देगा कोई। हाँ, 5वां करते हैं, 5वां, ठीक है। 5वां करते क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आने वाला है थोड़ा सा मजा।
ठीक है, किसी ने आंसर दिया क्या? जलज, ये 3, 8, 15, 24, 35 ये पांचवे का आंसर दे रहे हो क्या? नो सर, फर्स्ट वाले का था। अरे भाई फर्स्ट वाला गया, अभी हम फिफ्थ पे। फिफ्थ वाले का कोई देना चाहेगा तो मैं वेट करूं? चलो मैं ही करता हूँ फटाफट। यस सर, आई विल ट्राई। आई विल ट्राई। चलो पहली टर्म निकाल दो यार, पहली टर्म निकाल दो ना, तो बाकी की टर्म तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सो -1 25 पहली टर्म 1 - 1 मल्टीप्लाई बाई 5n+1 यानी कि 1 + 1 2, ये क्या हो जाएगा भाई? 1 ही हो जाएगा, किसी का पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। सो 1 × 25। फिर दूसरी क्या बोले, सेकंड वाली टर्म -1/2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 5/2 + 1, सो -1 मल्टीप्लाई बाई 5³ क्या आया भाई आंसर? बताएगा? -125। सभी का यही आया क्या? यस सर। तो समझ में आ गया ना भाई? इसी तरीके से आप 5 टर्म निकाल लेना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि अब अगर एग्जाम में कभी भी nth टर्म का क्वेश्चन आएगा, और चाहे आपको 5 टर्म पूछी हो, चाहे आपको पहली 3 टर्म पूछी हो, या 20वीं टर्म पूछी हो, या 1000वीं टर्म पूछी हो, भाई आपका आंसर आ ही जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया है। 6 वाला भी आप होमवर्क पर जा सकते हैं। नाउ अब यहां पर देखना भाई, ट्विस्ट है कहानी में। थिंक अबाउट सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8। क्या क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या सोचते हो? इसका कोई एरिथमेटिक फॉर्मूला निकल पाएगा? निकल पाता है तो आप मुझे बताओ, नहीं निकल पाता है तो लॉजिक बता दो। ठीक है ना, सीक्वेंस के अंदर लॉजिक होगा, या तो जैसे कि प्राइम नंबर के अंदर लॉजिक था भाई, ठीक है, तो लॉजिक था, और या तो एरिथमेटिक कोई फॉर्मूला होगा, फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर क्या एरिथमेटिक फॉर्मूला है या कोई लॉजिक है? अगर लॉजिक है तो वो बताओ, अगर फॉर्मूला है तो वो बता। सर मैं बताऊं? बता दीजिए। सर ये इसका नाम फिबोनाची सीरीज है। अरे भाई पढ़ के आए हो। हाँ फिर? सर इसमें प्रीवियस 2 टर्म्स जो होती है वो नेक्स्ट प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन नेक्स्ट टर्म होता है। तो ये कर, इसमें करके बताओ फिर, ये 2 वाले में करके बताओ, यानी 1 + 1 2 ऐसा। हाँ तो फिर ये 1 के बारे में, ये 1 के बारे में क्या कहोगे? ये 1 के बारे में वो तो उसके 1 के आगे फिर तो कुछ है ही नहीं, तो वो 1 ही हुआ ना सिर्फ। तो फिर 1 के आगे कुछ नहीं है, तो लॉजिक में क्या लिखोगे आप? इसका पैटर्न क्या बनाओगे? वो नहीं पता। वो नहीं पता। इसके बारे में कुछ कहना है? इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, सीरीज यहीं से स्टार्ट हो रही है ना भाई, तो 0 हम नहीं कंसिडर कर सकते। हमेशा ये मत सोचना कि 1 के आगे 0, सीरीज ही यहीं से, सीक्वेंस ही यहीं से स्टार्ट हो रही है, 1 1 2 3 5 8। यहाँ क्या है हमको नहीं पता, क्योंकि सीक्वेंस ही यही है। ठीक है, तो सही कहा कि फिबोनाची सीक्वेंस है। यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं फटाफट से। बहुत ही आसान कंसेप्ट है यार इसके अंदर ये जो आपने बोला ना कि फिबोनाची सीरीज के अंदर अब जो भी टर्म है वो पिछली 2 टर्म का एडिशन करने से मिलेगी, ये जनरलाइज रूल नहीं है। फिबोनाची सीरीज किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन सब ध्यान से लिखना, क्योंकि ये आएगा आपके जेईई में, और यहाँ पर आप गलती भी कर सकते हो, यहाँ पर आप गलती भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या गलती कर सकते हो वो भी मैं बता दूंगा, सारी की सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिबोनाची सीरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो कोई भी टर्म होती है वो प्रीवियस टर्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसका एडिशन होगा, बट डिपेंडेंट होती है। वो डिपेंडेंट जितनी भी होगी प्रीवियस टर्म्स के अंदर, उसे हम फिबोनाची सीक्वेंस कहेंगे, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर के अंदर जितनी भी बातें हुई, ये लेक्चर के अंदर जितनी भी चीजें हमने देखी, वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में भी आप इसी तरीके से ध्यान देकर पढ़ोगे, क्योंकि अब अच्छी चीजें आने वाली है। तो सभी को समझ में आएगी क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक है ना, क्लास में सबको समझ में आ गया, और बहुत ही आसान था, टॉपिक भी आसान था, और नेक्स्ट क्लास से हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक देखेंगे। और जो हमारा 1 by 1 सीक्वेंस से कॉन्सेप्ट को डील करने का, इसकी वजह से भी इफेक्ट आता है कि आपको कैसे सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। गाइस और कुछ कहना है अगर किसी को?
तो बोल सकता है। अभी 1 मिनट रुक जाओ सारे। हम्म, सर तो आई थिंक काफी अच्छा सेशन था सर का, काफी अच्छी क्लास थी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा तरीके से जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था उसको इतना इजी कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। आई थिंक वेलकम वेलकम। सारे स्टूडेंट्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं अभी। एंड गाइज जो ग्रुप के अंदर फॉर्म भेजा है मैंने, प्लीज उसको फॉर्म को भर देना, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, और वो फॉर्म जल्दी से जल्दी भर के मुझे सेंड कर दो। ऑलराइट, अभी तक 2 स्टूडेंट्स की एंट्री आ चुकी है। आई एम होपिंग फॉर मोर। जल्दी से जल्दी उसको कोशिश करो, आज या कल में उसको फिनिश करके वो फॉर्म सेंड कर दो आप लोग। With this, let's see you in the next class then. Thank you guys. Thank you sir. Thank you, sir. थैंक यू, वेलकम वेलकम। Thank you. ऑल द beta. बेस्ट। Yes. Bye. What is it, Heath? You are having a question? Heath, you ask me in the personal chat. WhatsApp पे आजा बेटा तू। चल ठीक है guys. Thank you.